Good morning, student. I'm Shiva Makriya from Adarsh Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are continuing our chapter जो हमारा चल रहा था. Our chapter 7 is conservation of plant and animals. Plant and animals जो हमारा chapter चल रहा था उसे हम continue करेंगे. So student, open to your book, page number 82 book में open कीजिए. In this chapter we have read endangered species, wildlife sanctuaries, national park, flora and fauna and endemic species. Now today our topic is Project Tiger. प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसमें जो हमारे टाइगर्स वगैरह हैं कंट्री के, उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि उनकी जो स्पीसीज धीरे धीरे कम होती जा रही है उन्हें हम सेव करके रख सकें, बचा कर रख सकें. सो स्टूडेंट, पेज नंबर 82, sit your book. As children move ahead, they see board of Satpura Tiger Reserve written on it. आप सबने हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें देखा था कि जो पहली बुझो अपने प्रोफेसर्स के साथ स्कूल पिकनिक पे आए हुए थे. स्कूल पिकनिक में वो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, नेशनल पार्क में जो है घूमने गए और वहाँ के बारे में उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की. जैसे ही बच्चे नेशनल पार्क में से निकल रहे थे तो उनकी नज़र एक जो है बोर्ड पे पड़ी जिस पे लिखा हुआ था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व. इट मीन्स सतपुड़ा के वह एरिया सतपुड़ा का जिसमें कि टाइगर को क्या किया जाता है, रिजर्व करके रखा जाता है, प्रोटेक्शन दी जाती है. Madhav ji explained that Project Tiger was launched by the government of protect the tiger in the country. जो उनके टीचर थे साथ में माधव जी, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है जिसमें कि इंडिया के टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि कोई उनका शिकार न कर सके, उनको हानि न पहुंचा सके, और ये गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इसे लॉन्च किया था. The objective of this project was to ensure that survival and maintenance of tiger population in the country. और इसका क्या एम था, इसका मेन एम यही था कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उन्हें बढ़ाया जाए, उनके अस्तित्व को बनाया रखा जाए. टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट. टाइगर जैसे और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो धीरे धीरे हमारे फॉरेस्ट से क्या हो रही है, डिसअपियर मीन्स विलुप्त हो रही है, खत्म हो रही है, जो धीरे धीरे अस्तित्व में नहीं है. बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर. और जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एरिया है वह इन सब में यूनिक है. यूनिक मीन्स अलग है. क्यों? क्योंकि इसमें जहाँ पर टाइगर को प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, टाइगर को जहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है, वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगी है, इंक्रीज होने लगी है. Once upon a time, animals like lion, elephant, wild buffaloes, and Barasingha were also found in the Satpura National Park. टाइगर के अलावा और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो उसमें यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं बफेलोज, वाइल्ड बफेलोज, एलिफेंट, लायंस एंड बारासिंगा. अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन अब आप लोग बेटा. एनिमल हुज नंबर आर diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered species. It means जो एनिमल अभी प्रेजेंट में है, पर प्रेजेंट में क्या काफ़ी कम जो है संख्या में है, अगर हम इन्हें प्रोटेक्शन नहीं दें तो धीरे धीरे क्या होंगे, या खत्म हो जाएंगे. तो इनकी जो हमारे सामने पॉपुलेशन बची हुई उसे हमें कंजर्व करके उसे बढ़ाना है. तो ऐसी स्पीसीज जो खत्म नहीं हुई है बट जिनको हम समय रहते कंजर्व नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज. इंडेंजर्ड स्पीसीज. डेफिनेशन आप जो है नाम से ही याद रखेंगे, इंडेंजर्ड स्पीसीज या इंडेंजर्ड एनिमल्स. कौन से होंगे, इंडेंजर्ड, जो कि डेंजर्ड की कगार पे खतरे के निशान के ऊपर है, जिन्हें हम कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी. दोस स्पीसीज आर कॉल्ड है इंडेंजर्ड स्पीसीज. तो अंडरलाइन करेंगे आप लोग डेफिनेशन. एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू ए लेवल that they might face extinction are known as
endangered species animals. Buzo is reminded of dinosaurs which become extinct a long time ago. आप लोग भी जो कार्टून्स वगैरह देखते हैं, डोरेमोन वगैरह देखते हैं, उनमें डायनासोर्स की मूवीज़ वगैरह भी आती हैं। तो डायनासोर्स आप लोगों ने नाम सुना होगा। डायनासोर्स क्या थे? पहले समय में हमारी अर्थ पे थे, बट अभी क्या प्रेजेंट है? नहीं। अब इनके जो फॉसिल्स है, ओनली फॉसिल्स ही हमें उनके मिलते हैं। तो जैसे डायनासोर्स हमारी अर्थ पे से ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, वैसे ही अगर हम इन बाकी एनिमल्स, इनको बर्ड्स, इनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो ये भी क्या होंगे? धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और इकोसिस्टम में अपन ने पढ़ा है कि सभी इकोसिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सबका अलग अलग पार्ट होता है। अगर एक भी पार्ट उसमें से एब्सेंट हो जाए तो हमारा इकोसिस्टम पूरी तरीके से क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सभी जो है एनिमल्स है, प्लांट्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी हमारे लिए क्या है? काफ़ी यूजफुल है, इम्पोर्टेंट है। Survival of some animal has become difficult because of disturbance in their natural habitat. Professor Ahmed tell them that in order to protect plant and animal, strict rules are imposed in all national park. कुछ एनिमल और प्लांट जो हैं उनको, क्योंकि वैसा ही जो नेचुरल हैबिटेट होनी चाहिए, वैसा ही क्लाइमेट नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारी गवर्नमेंट है उन्हें स्ट्रिक्टली जो है लॉ और ऑर्डर बनाने चाहिए ताकि इनको बचाया जा सके। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पॉचिंग, हंटिंग, कैचरिंग ऑफ एनिमल और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। और इन एरिया में जो भी मनुष्यों की गतिविधियां हैं, जो मनुष्य जो हैं घास वगैरह जानवरों को चराते हैं, पेड़ों को काटते हैं, शिकार करते हैं, जानवरों को पकड़ते हैं, अपने जो है बेनिफिट के लिए प्लांट्स को काटते हैं, इन सभी जो एक्टिविटीज़ हैं इन पर क्या करनी चाहिए? इन सभी पे जो है बैन लगाना चाहिए। माधव जी टेल पहली दैट स्मॉल एनिमल आर मच मोर। माधव जी ने कहा इन द डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैट ए बिगर एनिमल्स, कि बड़े एनिमलों से ज़्यादा जो है क्या, जो छोटे एनिमल है वो ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एट टाइम वी किल स्नैक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट, ओवल्स प्रोफेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। आप सभी मार देते हैं ना, घर के आसपास निकलते तो स्नैक्स वगैरह, फ्रॉग वगैरह, जो सांप वगैरह, मेंढक वगैरह, छिपकली वगैरह घर में निकलती तो अपन क्या उनको मार देते हैं? निकलते देखते मार देते हैं ना, ये करते हैं ना, घर में निकलते हैं तब तो इसमें क्या है? इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या है? डिक्रीज होती जा रही है, जिससे कि हम क्या हमारे इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्स, और उनको मार के हम खुद हमारे लिए नुकसान कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। यह साइज में स्मॉल जरूर हैं, बट जो इकोसिस्टम में हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो इनका रोल है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए एग्जाम्पल अपन ने प्लांट का पढ़ा था। अगर हमारे इकोसिस्टम में से अपन प्लांट को हटा दें तो क्या होगा? पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम, है ना। तो वैसे ही इकोसिस्टम के जितने भी कंपोनेंट हैं सबका क्या है? अलग अलग पार्ट है, सभी छोटे हो या बड़े, सभी हमारे लिए क्या है? काफ़ी यूजफुल है। They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form part of food chain and web about which you learned in class 7th. अब यहाँ पे इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपकी अंडरलाइन करेंगे कि इकोसिस्टम है क्या। An ecosystem is made of all the plant, animal and microorganism in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. तो इकोसिस्टम क्या? जिसमें हमारे सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इन्वॉल्व होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आ जाएगा? प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। और नॉन लिविंग में सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, ये इनमें लाइफ होती क्या? नहीं होती। किसमें इंक्लूड होंगे? नॉन लिविंग। और हमारे लिए जरूरी है, नॉन लिविंग होते हुए भी हमारे लिए जरूरी है, एयर भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है। तो इन इसको मिलाकर क्या बोलते हैं? हमारा इकोसिस्टम बनता है। अब हमारा जो पेज नंबर 84 पर नेक्स्ट टॉपिक आता है रेड डाटा बुक। आप लोगों ने गिनीज बुक इनका नाम सुना है? इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है ना, कि इसने जो है इतने दूर दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया, इसने जो है माउंटेन चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया, ऐसे अलग अलग नेम्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। वैसे ही जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक्स में क्या किया जाता है? एनिमल्स और प्लांट्स, इनका जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। जो एक्सटिंक्ट हो गई, जो एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में है और जो प्रेजेंट में है, तो सबका अलग अलग रिकॉर्ड रखा जाता है। कौन सी बुक में? वो बुक क्या कहलाती?
रेड डाटा बुक जो है कहलाती है। देखिए पेज नंबर 84 पे, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक to the children. He tells them the red data book is the source book which keep a record of all endangered animal and plants. ऐसी बुक जिसमें सभी प्लांट और एनिमल्स जो कि इंडेंजर्ड है, खतरे के निशान पे हैं, जिन्हें अगर हम कंजर्व नहीं रखेंगे तो खत्म होते जाएंगे, इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। दिस बुक आर कॉल्ड रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक इज मेंशन इंटरनेशनली बाय द ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब जो रेड डाटा बुक है यह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है। सभी जो है इसमें प्लांट्स और एनिमल्स के जो है नेम इंक्लूड होते हैं। इंडियन ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया, और भारत में जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं उनके अलग से रेड डाटा बुक है। प्लांट के लिए अलग रेड डाटा बुक, एनिमल्स के लिए अलग रेड डाटा बुक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवास करना या एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। इसके लिए अपन ने जो है साइबेरियन क्रेन इनका एग्जाम्पल देखा था कि जब वहाँ पर 6 मंथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6 मंथ डे और 6 मंथ नाइट होता है, तो नाइट होने की कंडीशन में वह क्या करते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, और जब उनका 6 मंथ का टाइम पूरा हो जाता है तो वापस अपने प्लेस पे आ जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। देखिए बुक में, The excursion party then enter deeper into the forest under the guidance of माधव जी। माधव जी के गाइडेंस में इन्होंने देखा वो फॉरेस्ट में। They sit near the tower reserves and relax for some time, वहाँ पर उन्होंने थोड़ी देर रिलैक्स किया। पहली observe some of the bird near the river, पहली ने रिवर के पास कुछ बर्ड्स को देखा। माधव जी tell that children that these migratory birds, these birds have flown here from other part of the world, ये बर्ड क्या है, माइग्रेटरी बर्ड है, जो यहाँ पर कैसे आई हैं, विश्व के दूसरे भागों से आकर यहाँ पर रह रहे हैं। माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फर अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम बिकॉज द क्लाइमेट चेंज, जब उनकी जगह पर क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो ऐसे वो हर साल आते हैं। दे फ्लाई और लेइंग एग एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, कि जब वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ठंडा हो जाता है, वहाँ पर दिन नहीं उगता, तो ऐसी कंडीशन में दूसरी जगह चले जाते हैं। Birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds, as पहली लर्न क्लास 7th में अपन ने जो माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मीन्स रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकल करना मीन्स दोबारा यूज में लेना किसी भी चीज को। तो हम कैसे पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग मीन्स दोबारा यूज में लेना, बार बार उसको यूजफुल करना। प्रोफेसर अहमद ड्रॉ अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन के जो और कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं। ही टेल देम दैट टेक्स 17 फुल ग्रोवन ट्री टू मेक 1 टन पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए कितने चाहिए पेड़? 1 टन पेपर कब बनता है? जब 17 फुल ग्रो ट्री, कि पूरे जो विकसित पेड़ होते हैं 17 पेड़ों को जब काटा जाता है तब 1 टन पेपर बनता है, जिसको हम यूज़ में लेते हैं नोटबुक के रूप में, न्यूज़पेपर के रूप में, बुक्स के रूप में। तो किससे बनता है? 17 जो है फुल जो है ट्रीज को काटने पर। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, तो क्योंकि पेड़ों से बन रहा है तो अगर हम पेपर को यूज़ दोबारा करेंगे, उसे सेव रखेंगे, तो क्या है, हम हमारे पेड़ों को भी सेव रख सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो दैट पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम फॉर यूज़, कि हमें पेपर को 5 to 7 टाइम जो है रिसाइकल करके यूज़ में लेना चाहिए। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे, वी कैन सेव मैनी ट्री इन ए ईयर, कि अगर हम दिन में 1 पेपर भी सेव करते हैं, एक बच्चा 1 पेपर को भी बचाता है, सेव करता है, खराब नहीं करता, तो सोचो कि वह कितने, सभी अगर 1-1 पेपर को भी सेव करें तो कितने पेपर सेव हो रहे हैं। तो हमको जो है पेपर का यूज़ काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए। वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन द ईयर, वी शुड सेव, रीयूज, use paper and recycle it. By this we not only save tree but also save energy, water needed to manufacture paper. Moreover, the amount of harmful chemical used in the paper making will also be reduced. तो इसलिए हमें क्या है,
पेड़ों को बचाने के लिए पेपर को रिसाइकिल करके यूज में लेता रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे आप लोग बेटा कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्स्ट आपको डिफॉरेस्टेशन बताया था, डी आएगा वहाँ पे कटिंग ऑफ ट्री आएगा, री आ रहा है मीन्स री करना, दोबारा लगाना, ठीक है, प्लांट्स को ग्रो करना। दोनों में अपोजिट है ना, दोनों एक चीज एक दूसरे के, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। डिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ ट्री, रिफॉरेस्टेशन ग्रोइंग ऑफ ट्री, ठीक है, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। देखिए प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज डिफॉरेस्टेशन। तो प्रोफेसर अहमद ने ये सजेस्ट करा कि डिफॉरेस्टेशन से कैसे बचाया जा सकता है, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन को सॉल्व करने के लिए क्या है, रिफॉरेस्टेशन। इट मीन्स अगर आप 17 फुली जो ट्रीज आप कट कर रहे हैं तो इट मीन्स आप जो 17 जो है ट्री ग्रो भी करो, तभी वो बैलेंस बना रहेगा, है ना। तो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या है, रिफॉरेस्टेशन जरूरी है। रिफॉरेस्टेशन अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन। रिफॉरेस्टेशन इज rest stocking of the destroyed forest by planting new tree. The planted tree should be generally be of the same species which were found in the forest. We should plant at least as many tree as we cut. Reforestation can take place naturally also, कि हम जितने भी पेड़ काटते जाए उससे ज़्यादा हम पेड़ लगाकर हम जो है डिफॉरेस्टेशन को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। If the deforested area is left undisturbed, it re-establish itself. In natural reforestation there is no role of human beings. अगर जो है अपने आप प्राकृतिक रूप से जो है रिफॉरेस्टेशन पॉसिबल नहीं है, अगर हम बराबर में पेड़ लगाते रहेंगे तो हमारी भी क्या लाइफ सेव रहेगी। We have already caused them damage to our forest. If we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more tree is the only option. आने वाली जनरेशन को हमें अगर प्योर एयर देनी है, प्योर ऑक्सीजन देना है, अच्छा क्लाइमेट देना है, तो इसके लिए एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, आप घर पे हो, घर में इस वजह से तो घर पे लगाओ, घर के बाहर लगाओ, हर जगह हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी ये चीज़ें बची रहें। प्रोफेसर अहमद टोल्ड them that in India we have the Forest Act. This act is aimed to prevention and conservation of natural forest and meeting the basic need to the people living in or near the forest. प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो हमारे भारत में जो है फॉरेस्ट वगैरह को कंजर्व करने पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें कि नेचुरल एरियाज जो है उन्हें कंजर्व किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है। After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. थोड़ी देर आराम करने के बाद जो है प्रोफेसर अहमद जी ने और माधव जी ने बच्चों को बोला यहाँ से हमें चलना चाहिए क्योंकि नाइट में जो है ऐसी जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं होता है। On getting back, Professor Ahmad and the children thanked Madhav ji for guiding them through the exciting experience. और जाते समय प्रोफेसर अहमद ने और बच्चों ने माधव जी को थैंक्स कहा उनके एक्सपीरियंस के लिए जो उन्होंने बताया था। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है और इसके जो है बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सभी उन्हें कंप्लीट करके अपनी नोटबुक चेक करवाएंगे। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए कोई टॉपिक, और इसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेड डाटा बुक, रिफॉरेस्टेशन, रिसाइकलिंग और ये जो इकोसिस्टम, इंडेंजर्ड, इंडेमिक स्पीसीज, इनकी डेफिनेशन से। कुछ पूछना है किसी को? सब समझ में आ गया आप लोगों को? ऋषि ऑन योर माइक बेटा। यस मैडम। कुछ पूछना बेटा? नो मैडम। ओके बेटा,